माँ की मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे एनटीए नेट पाठ्यक्रम में पहला नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस नाटक का प्रकाशन भारतेंदु जी ने 1881 में किया था। ये नाटक एक दिन में लिखा गया था, एक ही दिन में ये नाटक लिखा गया था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना कि भारतेंदु जी ने किस नाटक को एक दिन में लिखकर रंगमंच पर प्रस्तुत किया, तो वो है अंधेर नगरी चौपट राजा। अब पढ़ लेते हैं अपन इनका जीवन परिचय। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1850 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में, यानी कि मात्र 35 वर्ष की उम्र तक जिए थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु जी इनकी एक उपाधि थी। इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। अब इनके उपनाम कौन कौन से मिलते हैं? तो पहला उपनाम ध्यान रखना कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। कि भाई हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल का प्रारंभ होता है ना, वो कहाँ किससे माना जाता है? तो भारतेंदु जी से माना जाता है। इनको भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा। फिर इनका तीसरा उपनाम है आधुनिक हिंदी नाटकों के जनक। आधुनिक हिंदी नाटकों के जनक। चौथा उपनाम है आधुनिक गद्य का जनक। आधुनिक गद्य यानी कि गद्य विधा कहाँ से प्रारंभ होती है? भारतेंदु से प्रारंभ होती है, तो इनको आधुनिक गद्य का जनक भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और इनका अगला उपनाम है भारतेंदु को नई चेतना को जगाने वाले वैतालिक भी कहते हैं। यानी कि भारतेंदु जी को नई चेतना जगाने वाला वैतालिक भी कहते हैं। तो इनके उपनाम भी आप ध्यान रखना कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, आधुनिक हिंदी नाटकों के जनक भी हैं, आधुनिक गद्य का जनक भी हैं, और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ भारतेंदु जी से माना जाता है। अब इनकी रचना है ना, उसमें देश की गरीबी, स्वाधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण अपने साहित्य लिखने का एक लक्ष्य बनाया था इन्होंने। कि भाई जो भी इन्होंने अपने रचना या नाटक जो भी लिखे ना, उसमें किसके बारे में बताए हैं? तो देश की गरीबी के बारे में, पराधीनता यानी कि उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, उसके बारे में इन्होंने अपने जो लोगों पर अत्याचार किए हैं गोरों ने, उनके बारे में उनके शोषण के बारे में उन्होंने उजागर किया है। हिंदी पत्रकारिता, नाटक, काव्य के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ पत्रिका भी निकाली थी। तो उन पत्रिकाओं में पहला नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी। तो भारतेंदु जी ने 3 पत्रिका निकाली थी, हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिका। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि हिंदी में नाटकों का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है, इसीलिए इनको भारतेंदु जी को कहते हैं हिंदी नाटकों का जनक। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो इनके नाटक जो भी थे ना, उनके मूल उद्देश्य क्या उनका? तो उनका मूल उद्देश्य ये था कि मनोरंजन के साथ साथ जन सामान्य को जागृत करना और उनमें आत्मविश्वास जगाना। तो भारतेंदु जी के नाटकों का मूल उद्देश्य क्या था? तो उनका मूल उद्देश्य था कि लोगों को मनोरंजन करना और साथ में नव चेतना को जगाना। ठीक है, नई चेतना को जगाना और उसमें आत्मविश्वास बढ़ाना था।
भारत तेंदु जी के प्रयासों से भारत में कई स्थानों पर रंगमंच की स्थापना भी हुई। भारत तेंदु जी के प्रयासों से भारत में रंगमंच की स्थापना हुई। रंगमंच क्या, जहाँ पे अपन नाटक प्रस्तुत करते हैं वो रंगमंच होता है, ठीक है ना। अब उनके द्वारा कुछ मौलिक नाटक, वेदे की हिंसा हिंसा न भवती, वेदे की हिंसा हिंसा न भवती, तो ये 1873 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ था? वेदे की हिंसा हिंसा न भवती 1873 में प्रकाशित हुआ। और ये नाटक 4 अंकों में है। इनके दृश्य कितने? 4 है, ये ध्यान रखना। पहला दृश्य क्या है? पहले दृश्य में मांस भक्षण का वर्णन किया गया है, विधवा विवाह का भी इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? कि वेदी की हिंसा हिंसा न भवती 1873 एक प्रश्न है, प्रहसन है। क्या है? ये प्रश्न है, नाटक का एक रूप होता है प्रश्न, जो 1873 में प्रकाशित हुआ था। और ये 4 अंकों में विभाजित है, जिसमें पहला अंक क्या है? जिसमें पहला अंक है मांस भक्षण किया गया, मांस भक्षण का वर्णन किया गया है और विधवा विवाह का भी इसमें वर्णन मिलता है। अब दूसरा अंक में क्या है? दूसरा अंक में ये बताया गया है वेदे की हिंसा हिंसा न भवती में कि वेदांती, बंगाली, शैव और वैष्णव जो धर्म के लोग थे उनके बीच में जो वाद विवाद होते थे ना, उनका वर्णन किया है दूसरे अंक में इसमें, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अब है तीसरे अंक में क्या बताया गया है? तीसरे अंक में ये बताया गया है कि पुरोहित द्वारा मांसाहार, मदिरा का सेवन जो करते हैं उनको नरक में जगह मिलती है। तो तीसरे अंक में ये बताया गया है कि जो पुरोहित हैं वो जो मांसाहार का और मदिरा का सेवन करते हैं उनको नरक में जगह मिलती है, और राजा और मंत्री वेदे की हिंसा का समर्थन करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि वेदे की हिंसा हिंसा न भवती में वेदे की हिंसा हिंसा न भवती में समर्थन करने वाले कौन है? तो राजा और मंत्री। और चौथे अंक में इसमें ये वर्णन किया गया है कि शैव और वैष्णव की भक्ति का वर्णन किया गया है। जो आलवार और नायनार है ना, शैव और वैष्णव, उनकी भक्ति का वर्णन चौथे अंक में किया गया है। आ गया समझ में? अब है सत्य हरिश्चंद्र। दूसरा नाटक है इनका सत्य हरिश्चंद्र, जो 1875 में प्रकाशित हुआ था। 1875 में इनका ये नाटक प्रकाशित हुआ था। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में प्रकाशित हुआ था। अब इसके बाद में अगला नाटक है श्री चंद्रावली। ये अति महत्वपूर्ण नाटक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस नाटक को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारत तेंदु की आत्मा का प्रतिरूप माना है कि भाई ये जो श्री चंद्रावली नाटक है ना 1876 में प्रकाशित हुआ है, ये नाटक रामविलास शर्मा ने कहा है कि ये तो नाटक भारत तेंदु जी की आत्मा का प्रतिरूप है, कि जो ये नाटक है ना वो भारत तेंदु जी की आत्मा का प्रतिरूप है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। ये नाटक भी 4 अंकों में लिखा गया था। ये नाटक कितने अंकों में लिखा गया है? 4 अंक में। ये 4 दृश्य है, इसमें भी 4 अंक 4 दृश्य है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें आनंद का वर्णन किया गया है, जो आनंद होता है ना उसका वर्णन किया गया है, आनंद का वर्णन किया गया है। और इस नाटक में ये भी ध्यान रखना कि चंद्रावली नाटक है ना 4 अंकों में है, और इस नाटक में आनंद का वर्णन किया गया। और इस नाटक में जो नायक है ना वो नायक सूर्यदेव है। कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव है, ठीक है। और चंद्रावली नाटक में भारतेंदु जी ने अपने पिता के लिए उसकी भूमिका में लिखा है
कि जिन श्री गिरधरदास कवि रचे ग्रंथ 40 ता सूत श्री हरिश्चंद्र को न नवावे शीस। चंद्रावली नाटक में भारतेंदु जी ने अपने पिता यानी कि गिरधरदास के बारे में लिखा है कि जिन श्री गिरधरदास कवि रचे ग्रंथ 40 ता सूत श्री हरिश्चंद्र को न नवावे शीस। ये किसकी भूमिका में लिखा गया है? तो चंद्रावली की भूमिका में खुद भारतेंदु जी ने अपने पिता के बारे में लिखा था। क्या लिखा था? कि जिन श्री गिरधरदास कवि रचे ग्रंथ 40 ता सूत श्री हरिश्चंद्र को न नवावे शीस। ये भी आप ध्यान रखना। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा था। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो नाटकों का जो जनक माना जाता है ना, वो भारतेंदु जी ने को कहा जाता। और नाम किसने दिया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या नाम दिया था कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जो पितामह है, जनक है, वो तो भारतेंदु जी है। ऐसा किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। और इनके गुरु का नाम, आप ये भी ध्यान रखना, इनके गुरु का नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर अगला नाटक पढ़ते हैं, विशस्य विष्णुसदम, जो 1876 में प्रकाशित हुआ। चंद्रावली और ये दोनों नाटक एक ही सन में प्रकाशित हुआ था। फिर है भारत दुर्दशा, जो आपके एनटीए पाठ्यक्रम में दूसरा नाटक है, भारत दुर्दशा, जो 1876 में, ये भी 1876 में प्रकाशित हुआ था। फिर अगला नाटक है नील देवी, ये भी अति महत्वपूर्ण है। नील देवी नाटक 1881 में प्रकाशित हुआ था, जिसका भी नायक सूर्यदेव और नायिका है नील देवी। और जो इसका प्रतिनायक है ना, वो अब्दुल शरीफ खान सूर है। लिखवा देता हूँ, अब ध्यान रखना। इसका नायक कौन है? इसका नायक तो है सूर्यदेव। और इसकी नायिका कौन है? तो नायिका नील देवी है। तो नील देवी इसकी नायिका है। और प्रतिनायक कौन है? तो प्रतिनायक है अब्दुल शरीफ खान सूर है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर है अगला नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा में लेखक ने जिस समय भारत गुलाम था, उस समय वहाँ की प्रजा यानी कि लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ अपनाई गई थी, उनके बारे में उजागर किया गया है। फिर इनके कुछ अधूरे नाटक हैं, अपूर्ण नाटक है, जिसमें प्रेम जोगिनी भी है, सती प्रताप भी है, ठीक है ना। और मृच कटिकम भी है, नव मल्लिका भी है, ये आप ध्यान रखना। फिर प्रवास भी है, रत्नावली भी है, अधूरे नाटक। तो इनके अधूरे नाटक 4-5 है। तो उसमें पहला नाटक प्रेम जोगिनी है। पहला नाटक कौन सा अधूरा? प्रेम जोगिनी, जो 1875 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है सती प्रताप। इस सती प्रताप के बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सती प्रताप के बारे में, इसके बारे में कि ये इसमें कितने अंक हैं। तो ये 7 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में विभाजित है? 7 अंक में। इतना आप ध्यान रखना। इस 7 अंकों में 4 अंक तो भारतेंदु जी ने लिखे थे। कितने? 4। और बाकी वाले जो 3 अंक थे ना, वो लिखा है राधा कृष्ण दास जी ने। किसने लिखा था? 3 किसने लिखा था? राधा कृष्ण दास जी ने। और 4 लिखे थे खुद भारतेंदु जी ने। किसके बारे में? सती प्रताप के बारे में। सती प्रताप में कितने अंक है? 7 अंक है। कितने? 7। जिसमें 4 तो अंकों का लिखे थे भारतेंदु जी ने, और शेष वाले थे वो राधा कृष्ण दास ने लिखकर पूरे किए, ठीक है। फिर प्रेम जोगिनी भी एक अधूरा नाटक है। फिर उसके बाद में प्रवास, ये भी एक अधूरा नाटक है, ठीक है। फिर है रत्नावली,
रत्नावली भी एक अधूरा नाटक है, ठीक है। फिर है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम, कटिकम ये भी एक अधूरा नाटक है। फिर है नवमल्लिका, ये भी एक अधूरा नाटक है, ये भी आप ध्यान रखना। अब थोड़ा भारतेंदु जी के नाटकों पर उल्लेख कर लेते हैं कि भारतेंदु जी ने प्रथम नाटक किसको माना। तो प्रथम नाटक माना था नहुष को। कौन सा नाटक है? नहुष, जो 1857 में लिखा गया था। किसी किसी बुक में 1859 भी बताया, जबकि मान्य तो यही है 1857, ठीक है, जो अपने पिताजी ने लिखा था, जिनको भारतेंदु जी ने, इनके पिता गिरधर गोपाल चंद्र जी ने लिखा था। इनको इस नाटक को पहला मौलिक नाटक माना है। तो पहला मौलिक नाटक कौन सा माना है भारतेंदु जी ने? नहुष को। फिर दूसरा मौलिक नाटक, प्रथम तो नहुष को माना, दूसरा मौलिक नाटक किसको माना है? तो भारतेंदु जी ने दूसरा मौलिक नाटक माना है शकुंतला को। किसको? शकुंतला नाटक। ये शकुंतला नाटक किसका था? ये शकुंतला नाटक के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। जो राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक है, वो भारतेंदु जी ने दूसरा मौलिक नाटक माना था। तो भारतेंदु जी ने तीसरा मौलिक नाटक किसको माना है? तो भारतेंदु जी ने तीसरा मौलिक नाटक माना है विद्यासुंदर को। विद्यासुंदर, जिसके लेखक कौन थे? स्वयं भारतेंदु जी ही थे। और चौथा मौलिक नाटक माना है भारतेंदु जी ने, तत्वासंतरण, जो श्रीनिवास दास जी का था, उस नाटक को उन्होंने चौथा मौलिक नाटक माना था। तो अब मैं वापस पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि भारतेंदु जी ने पहला नाटक नहुष को माना था, जो 1857 में लिखा गया था, और अपने पिताजी ने लिखा था, गिरधर गोपाल चंद्र जी ने लिखा था। दूसरा नाटक उन्होंने माना है शकुंतला नाटक, जो राजा लक्ष्मण सिंह का था, वो नाटक उन्होंने दूसरा मौलिक माना। तीसरा माना है विद्यासुंदर, जो भारतेंदु जी का ने स्वयं लिखा था। और चौथा माना है तत्वासंतरण, जो श्रीनिवास दास जी का था, वो इनका चौथा मौलिक नाटक माना गया है। अब इतना पढ़ लिया तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप कि खड़ी बोली का प्रथम नाटक कौन से? खड़ी बोली का प्रथम नाटक और अभिनीत नाटक, जो जिसमें नाटक में रोल निभाया था, तो वो है जानकी मंगल। इस नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद। जानकी मंगल जिसके लेखक है शीतला प्रसाद, और इस जानकी मंगल में भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ये भी आप ध्यान रखना। वापस बोल रहा हूँ कि खड़ी बोली का प्रथम नाटक और हिंदी साहित्य का प्रथम अभिनीत नाटक जो जानकी मंगल है, जिसके लेखक शीतला प्रसाद हैं, और जानकी मंगल में भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। में 1870 में कविता वर्धनी की स्थापना की थी। भारतेंदु जी ने कविता वर्धनी की स्थापना की थी 1870 में, जबकि 1873 में भारतेंदु जी ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। और 1873 में ही तदीय समाज की स्थापना की थी भारतेंदु जी ने। तो तीन बातें ध्यान रखना कि 1870 में कविता वर्धनी की स्थापना की, 1873 में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की, और 1873 में ही तदीय समाज की स्थापना करके वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारतेंदु जी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? वल्लभ संप्रदाय। किसमें? वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं भारतेंदु जी द्वारा रचित अंधेर नगरी, जो हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण एक प्रश्न है, जो नाटक का एक छोटा रूप होता है, एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है,
एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शासन की अंधव्यवस्था सामने आ जाती है, जो अंग्रेजों पर उन्होंने इस पर पूरा व्यंग्य किया था। अंधेर नगरी एक प्रश्न है जो भारतेंदु जी ने बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में लिखा था। बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में लिखा था और 1881 में लिखकर प्रकाशित करवाया था। और काशी के दशाश्वमेध घाट पर अभिनीत भी किया। और ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि बिहार प्रांत के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने या राहत पर लाने के लिए भारतेंदु जी ने यह नाटक लिखा था कि भाई बिहार है प्रांत में कोई अन्यायी जमींदार है जो लोगों का शोषण करता है, उसको सुधारने के लिए ये नाटक भारतेंदु जी ने लिखा था, कुछ ऐसे विद्वानों का मानना है। अंधेर नगरी को भारतेंदु जी का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान प्रश्न कहा गया है, जिसका मूल प्रतिपाद्य लोभ और भाग से संबंध है। इसके पीछे अंग्रेजी राज और सामंती विचारधारा के प्रतिवाद की दृष्टि काम कर रही है। अंधेर नगरी अंग्रेज राज का दूसरा नाम है, यानी कि अंधेर नगरी, जो उस समय लोगों का शोषण कर रहे थे लॉर्ड डलहौजी, तो वो अंधेर नगरी क्या है, अंग्रेज का दूसरा नाम है, अंग्रेजी राज का। अब इसमें कुछ पात्र हैं, कुछ पात्रों के नाम हैं, वो यहाँ पे देखिए महंत है। अब महंत, एक महंत है, साधु है, जिसके दो शिष्य हैं। एक है गोवर्धन दास, महंत का लोभी शिष्य, ठीक है ना, जो मैं जिसका उल्लेख आगे करूँगा। तो एक लोभी शिष्य हैं ये, और नारायण दास महंत का आदर्श शिष्य है। आदर्श शिष्य उसको कहते हैं जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो होता ये है कि गुरु जंगल में बैठे हैं, तो ये पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, और गुरु जी आदेश देते हैं कि एक शिष्य तो पूर्व दिशा में जाएगा, एक पश्चिम दिशा में जाएगा। और अंधेर नगरी चौपट राजा में टके शेर खाजा, टके शेर भाजा, वहाँ पे गोवर्धन दास जी कहते हैं, और वहाँ पे जाते हैं और मिठाई विठाई खाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं, जबकि नारायण दास वहाँ पे नहीं रहते हैं। उसका उल्लेख हम आगे करेंगे, ठीक है। पहले पात्रों का जिक्र कर लेते हैं। तो महंत एक साधु हैं, उनके दो शिष्य हैं, गोवर्धन दास एक लोभी शिष्य हैं और नारायण दास एक आदर्श शिष्य हैं। और वहाँ का राजा है चौपट राजा, जो शराब के नशे में डूबा रहता है तथा अन्याय और न्याय में कोई फर्क नहीं समझता है। फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला, ठीक है। और कल्लू बनिया जिसकी दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर गई थी। अब होता ये है कि कल्लू बनिया जिसकी दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर गई, और फिर होता ये कि बकरी तो इसकी मरी, और कोतवाल होता है घासीराम, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और फिर वो गले का फंदा सही नहीं हो पाता है घासीराम को, तब वो राजा आदेश देता है कि इस शहर में या इस गांव में जाओ और इसके माप का कोई आदमी मिले, उसके गले में ये पहना दो। तो फिर उस समय गोवर्धन दास खा के उस शहर में मोटा हो जाता है, क्योंकि बहुत सस्ती वस्तु मिलती है, मिठाई वगैरह, तो वो खा के मोटा हो जाता है। फिर वो उसके गले में फंदा डाला जाता है। तो उस समय वो गुरु को याद करते हैं। तो फिर गुरु जी कहते हैं कि इस फांसी के फंदे पर जो व्यक्ति लटकेगा उसको नरक प्राप्त होगा। तो फिर वो चौपट राजा उसके गले में डाल देता है और इस नाटक का अंत हो जाता है, ठीक है। मंत्री चौपट राजा का सलाहकार मंत्री है। कारीगर जो कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला होता है। छूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। भिस्ती है दीवार बनाने के मसाले में पानी, यानी कि जो दीवार बनती है ना उसके मसाला में पानी डालने वाला, ठीक है। कसाई भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला। और गडरिया कसाई की भेड़ बेचने वाला। और कोतवाल जो चौपट राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, कोतवाल जिसका नाम घासीराम है, जिसका नाम क्या है
घासीराम। और 4 सिपाही भी इसमें इस नाटक में उल्लेख मिलता है। और अन्य पात्रों में आप देखो, कबाब वाला है, घासीराम जो फांसी की सुनाई दी जाती है, कोतवाल था, नारंगी वाला है, हलवाई है, कुछ दिन है, मुगल है, पाचक वाला है, मछली वाला है, ब्राह्मण है, माली है, नौकर है, ये इनके अन्य पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा। अंधेर नगरी बिहार के किसी रजवाड़ों को आधार बनाकर लिखी गई है, यानी कि बिहार के रजवाड़ों को आधार बनाकर लिखी गई है। इस नाटक को प्रश्न या हास्य नाटक माना जा सकता है, लेकिन 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 अंग्रेजी सरकार की नीतियों और किसी मूर्ख राजाओं को आधार बनाने के कारण इसमें गुणार्थ व्यंग्य के माध्यम से उन पर तीखा प्रहार किया गया है। नाटक में चित्रित मूर्ख राजा वास्तव में उन सभी शराबी और विवेकहीन और लंपट सामंतों और रजवाड़ों के मुखियाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में जनता के पैसे पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे। इसी जनता पर न्याय के नाम पर अन्याय करते थे, यानी कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है भारतेंदु जी ने। अब यहाँ से एक प्रश्न आया था पिछली बार 2019 में कि अंधेरी नगरी चौपड़ राजा का अंत किस अंक में होता है। अंक इसमें पूछा था कि इसमें मुख्य तो 6 अंक है, ठीक है ना, 6 अंक हैं। तो अंतिम अंक कौन सा है? तो अंतिम अंक शमशान था, शमशान। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना अंकों के बारे में। तो इसमें पहला अंक बाहरी प्रांत है, दूसरा अंक बाजार है, तीसरा अंक जंगल है, चौथा अंक राज्यसभा है, पांचवा अंक अरण्य है। अरण्य का मतलब जंगल ही होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और छठा अंक है शमशान। यहाँ से 2019 में एक प्रश्न पूछा था कि भारतेंदु जी का जो नाटक है अंधेर नगरी, उसका अंतिम अंक कौन सा है? तो शमशान। नाटक में कुल 6 अंक है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। जो काफ़ी छोटे आकार के हैं, इसमें गद्य और पद्य वाला मिश्रण मिलता है। तो ये देखो, अब ये थोड़ा ध्यान रखना कि इस नाटक की भाषा कैसी है। तो इस नाटक की भाषा खड़ी बोली भी मिलेगी और ब्रज भी मिलेगी, इन दोनों का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कि इतिहास तरीके से भी लिखा हुआ है और कुछ पंक्तियाँ भी लिखी गई है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। इसमें अंक के बदले दृश्य का प्रयोग किया गया है, जिसमें अंक न होकर एक दृश्य के रूप में है। जैसे पहला दृश्य कौन सा है? बाहरी प्रांत है। अंतिम वाला कौन सा है? तो शमशान। ऐसे इसमें लेखक ने बाहरी प्रांत पहला दृश्य, दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राजसभा, पांचवा है अरण्य और छठा है शमशान से व्यंजित किया है। कथा का प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वो चरम उत्कर्ष की दृष्टि करता है, ठीक है। अब पहले अंक में क्या होता है कि बाहरी प्रांत है, यानी कि गोवर्धन दास और नारायण दास किसी राज्य में जाने से पहले का वर्णन है। बाहरी प्रांत है, जिसके गुरु जी अपने 2 चेले होते हैं, जो एक का नाम नारायण दास जो एक आदर्श शिष्य है, और गोवर्धन दास जो मैन जी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, और साथ में राम भजन करते हुए मंच का प्रवेश करते हैं। और मैन जी अपने दोनों शिष्यों को पूर्व और पश्चिम दिशा में जाने के लिए कहते हैं, ताकि वे अपने भीख ला सकें। दूसरे अंक में बाजार का दर्शन किया गया, जहाँ चौपड़ राजा हैं, अंधेरी नगरी है, वहाँ के बाजार बहुत सस्ती और कम पैसे में बिकती है। तो वहाँ पर जो मूल्य है वो टके शेर है। उसे आश्चर्य होता है कि वहाँ मिठाई ले लेता और वहीं खाता, और गोवर्धन दास वहीं उसी अंधेर नगरी में रहने की ठान लेता कि मैं यहीं रहूँगा। फिर गुरुजी उसको समझाते कि यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा लोभ भी काम का नहीं है। फिर भी वो नहीं वहाँ पे उनके साथ में नहीं चलता, वहीं पे रुक जाता है, जबकि नारायण दास उन गुरुजी के साथ में चल जाता है। फिर तीसरे अंक जंगल का है। जंगल जगह जो मैन जी और नारायण दास गोवर्धन मिलते हैं, और गुरु के समझाने के बाद भी वह सदा के लिए वही अंधेर नगरी में ठहर जाता है। कौन? गोवर्धन दास। और टक्कर शेर के भाव से बहुत
अच्छा खा सके। चौथा है राज्यसभा। चौथा दृश्य अंक है राज्यसभा, जहाँ पे क्या होता है कि चौपड़ राजा एक बकरी के दीवार के नीचे दबकर मर जाने के अपराध निरपराधी कोतवाल को फांसी की सजा की घासीराम को सजा सुनाई जाती है, उसका वर्णन है। और पांचवी में अरण्य। फिर क्या होता है कि जो सजा सुनाई जाती है वो फिर के गोवर्धन दास को अरण्य यानी जंगल में ले जाया जाता है और उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो अरण्य में राजा के सिपाही गोवर्धन दास को फांसी पर लटकाने के लिए लेने आते हैं, क्योंकि कोतवाल की गर्दन में फांसी का बड़ा आकार का फंदा पूरा नहीं आता, जिस कारण गोवर्धनदास मोटी गर्दन उसमें डालकर उसे लटकाने का निर्णय ले लेता है। अंत में आकर उनके जो मेहनत जी है उनको बचा लेते हैं। ठीक है। और अंतिम अंक है शमशान, जो गोवर्धन दास अपने गुरु महंत जी को पुकारता और ठीक समय पर गुरु जी आकर उसे युक्तिपूर्वक बचा लेते हैं और चौपड़ राजा अपनी मूर्खता से स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। लेखक ने नियोजित ढंग से कथा को गति प्रदान की है, लेकिन इस नाटक के केंद्र बिंदु दो ही हैं, बाजार दृश्य और राज्यसभा, जिसके द्वारा लेखक ने नगर की अंधी और विवेकपूर्ण व्यवस्था का परिचय दिया गया कि दोषी कोई और होता है और सज़ा किसी और को मिलती है, और अंधेरी नगरी है और वहाँ का जो राजा चौपट होता है वो अंत समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिसका समापन राजा की फांसी के साथ हो जाता है। नाटक के आरंभ में जिस हास्य की सृष्टि प्रारंभ होती है वह लगातार कथा के प्रवाह के साथ बढ़ती ही जाती है, जिसमें जिज्ञासा तत्व प्रधान है, जो आरंभ से अंत तक पाठक को नाटक के साथ बांधे रखता है। जब दीवार के नीचे बकरी के दबकर मर जाने का दृश्य आता तब उसका दोष एक से दूसरे के और दूसरे से तीसरे के ऊपर मर जाता है। ठीक है। एक दोष जो दीवार है उसके ऊपर न मरकर दूसरे पे आ जाता है, घासीराम कोतवाल के ऊपर, और वो दोष कोतवाल से सीधा आ जाता है गोवर्धन दास के ऊपर, और वो फांसी सजा गोवर्धन दास को छोड़कर तीसरे अंतिम यानी कि राजा पर चढ़ जाती है। तो पाठक बिल्कुल भी नहीं सोच पाता कि इस कारण अंत में फांसी का फंदा स्वयं राजा के अपने ही गले में पड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गुरु जी के कारण होता है, महंत जी के कारण। भारत अंधेरी नगरी नाटक में वास्तव में भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। इस नाटक में अंग्रेजी शासन के समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। वह मानता है कि भारत की दुर्दशा का कारण अंग्रेजी है। उस समय देश के अधिकांश लोग अंग्रेजी से संतुष्ट नहीं थे। जनता में राष्ट्रीय भावना का जागृत होने लगी। वही अंग्रेजी राज की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। भारतेंदु जी ने अपने नाटक के माध्यम से नवचेतना और नव जागरण की भावना उत्पन्न की लोगों में। उन्होंने पुलिस, कानून, बेईमान, भ्रष्टाचार, शोषण, क्रूरता आदि की पोल खोलते हुए उन्हें समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। जैसे छेनेवाला, चूरणवाला, गोवर्धन के माध्यम से अंग्रेज सरकार की नीतियों का स्पष्ट विरोध किया है। अंग्रेज हमारे देश का आर्थिक शोषण करते थे। फिर उन्होंने आगे लिखा भी है कि चना हाकिम सब जो खाते सब दूना टिकस लगाते, यानी कि अंग्रेजों पर करारा व्यंग्य किया है। ठीक है। चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। सरकार के विभिन्न कार्यालय, कचहरियों, पुलिस विभाग आदि के विषय में यही कहा गया है कि वे लूट के अड्डे हैं, रिश्वत लेने के स्थान है, वहाँ झूठे कानूनों का सहारा लेकर झूठ को बढ़ावा दिया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के लिए उन्होंने विभिन्न पाखंडों और आडम्बरों, ढोंगियों को, अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं को प्रकट करने हेतु वाणी प्रदान किया। भारतेंदु जी ने अपने लघु हास्य नाटक के माध्यम से केवल हास्य की सृष्टि ही नहीं, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्न भी किया है। भारतेंदु जी ने अंधेरी नगरी जो नाटक है वो ब्रज और खड़ी बोली दोनों का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ मिलता है। सम्मिश्रण से कथा को प्रभाव प्रदान किया है। उन्होंने संस्कृत की नाटक शैली को आधार बनाकर इसकी रचना की है, लेकिन इस परंपरा का कठोरता से पालन नहीं किया गया। उन्होंने जहाँ तहाँ उर्दू की शब्दावलियों का भी प्रयोग किया है। नाटककार ने पात्रों के आधार पर भाषा का प्रयोग किया गया। नाटक के लिए दृश्य काव्य की संज्ञा सार्थक होती है और स्पष्ट दृश्यों के विधान से अंधेरी नगरी को इस दृष्टि से स्पष्ट दृश्यों का नाटक कहा जा सकता है। जैसे बाजार दर्शन है, दरबार है, फांसी के दृश्य इतने स्पष्ट और मूर्त है कि वे देर तक हमारे मन में टिके रहते हैं। इसी आधार पर कहा गया है कि वे जितने काल्पनिक लगते हैं उतने ही यथार्थ भी हैं। अंधेरी नगरी का शीर्षक अर्थ
गर्भित नहीं, जब बल्कि कैसा है, दृश्य भी अर्थगर्भित है। भारतेंदु जी ने भविष्योन्मुख राजनीतिक दृष्टि भी यहाँ सजग है। वे ये देख पा रहे हैं कि इस निरंकुश राज व्यवस्था में अंधा युग मच्छी है, नौकरशाह जनता को लूट रहे हैं और सामंत मूल्यधन समाज के पोषक है जिसमें हर चीज़ बिकने के लिए तैयार है, कृत्य में निहित है। दृष्टि ही उसे प्रासंगिक बनाती है। अंधेर नगरी अपने समय पर जितने तीखी टिप्पणी है उतनी ही आने वाले उन युगों पर भी उसमें लोभ, अंधविश्वास जैसी विकृतियां निरंकुश स्वेच्छाचारी दमनकारी व्यवस्था के प्रतिरोध में बाधक सिद्ध होगी। अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण कथन, यानी कि कुछ पंक्तियों से शुरू होता है और पहले जो दृश्य है, जो बाहरी दृश्य है पहला, उसमें जो मैन जी होते हैं वो कहते हैं राम के भजे से गणिका तर गई, यानी कि राम को भजने या स्मरण करने से वैश्या भी तर गई थी। राम के भजने से गिद्ध गति, जो गिद्ध पक्षी होता है उसमें भी गति प्रदान हो गई थी। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सभी नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय अविकुल राई, राम के नाम से घास जंगल की तुलसी भय भजी रघुराई। ये प्रथम अंक में सभी लोग गाते हैं और मेहंदी जी उसका उच्चारण कर रहे हैं। क्या कहते हैं मेहंद जी कि राम के भजने से गणिका तर गई, राम के भजन से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सभी नसाई, राम के नाम से दोनों नैन बिनु सूरदास भय अविकुल राई, राम के नाम से घास जंगल की तुलसी भय भजी रघुराई। इसमें ये ध्यान रखना कि ये थोड़ी पंक्तियाँ है ना, ये पूछ लेता कि किस दृश्य में किसका उल्लेख किया गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावन मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। ये मैन जी उस समय गोवर्धन दास को कहते हैं कि गोवर्धन दास, तू अंधेर नगरी और यहाँ का राजा चौपड़ राजा है और यहाँ पे सस्ती वस्तुएं मिल रही है, मिठाइयाँ मिल रही है, इसलिए लोभ में आकर तुम यहाँ पे मत रहो। इसीलिए महंत जी कहते हैं, प्रथम अंक में कहते हैं अपने शिष्य गोवर्धन दास को कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। यानी कि लोभ होता है वो पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, यानी कि लोभ से आदमी की इज्जत मिट जाती है। लोभ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ करने वाले व्यक्ति को नरक में भी उसका कोई उपाय नहीं है, उसका भी कोई उपचार नहीं है, नरक में भी उसको जगह नहीं मिलती है। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दोना टिकस लगाते, चने जो जोर गरम टके शेर। ये दूसरा अंक घासीराम का कथन है, ये भी ध्यान रखना आप। जो खाए सो पछताए, जो न खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरी है, वैसे अंधेर नगरी के हम। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। ये है हलवाई जी का कथन है, ठीक है, दूसरे अंक में। जैसे काजी वैसे पाजी, रेत राजी टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। ये भी दूसरे अंक का कथन है और ये कुंजड़ीन का कथन है, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया बेवकूफ़ बना, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक लो सब, मेवा टके शेर। ये भी दूसरे अंक का कथन है, मुगलों के द्वारा गाया गया, ठीक है। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता,
चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके सिर। ये है पाचक वाला का कथन है दूसरे अंग से, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए। नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए। बिनु पानी मछली को भेड़िया मिले बिना अकुलाए। ये मछली वाली पात्र है, उसका कथन है दूसरे अंक में। जात ले जात, टके शेर जात। 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसे कहो वैसी व्यवस्था दे। टके के वास्ते झूठ को सच करे। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन, यानी क्रिश्चियन की बात कर रहा है। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठान दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पिता में बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बढ़ाई, सब टके के सिर लुटाई दिया अनमोल माल। ले टके सिर। ये दूसरे अंक में ब्राह्मण कहता है कि टके के लिए इंसान गिर जाता है। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है गोवर्धन दास का। फिर तीसरे अंक में जब गोवर्धन दास जी वहाँ पे जाते हैं तब कहते हैं, सेत से सब एक से, सेत से सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए वास। गोवर्धन दास जी को संकेत करते हुए कह रहे हैं महन जी कि सेत से सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए वास। कोकिला वायस एक सम, पंडित मूर्ख एक। इंद्रायण दाणिम विषय जानना नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए रहे तो सुख पाइए, प्राण दिए शेष। यानी कि तीसरे अंक में महन जी का कथन है, अति महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अंधा धुंध मच्छियों सब देशा, मानो राजा रहत विदेशा। जो गोद्विज श्रुति आदर नहीं हुई, मानो नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानो ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। 5वें अंक का गोवर्धन दास जी का कथन है ये ध्यान रखना, ये भी ठीक। फिर एक अंतिम कथन है। अंतिम कथन इस नाटक यहीं से समाप्त हो जाता है, जो छठे दृश्य में है। गुरु महन जी कहते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज। ते ऐसे ही आपू ही नरसे जैसे चौपट राज। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज। ते ऐसे ही आपू नशे जैसे चौपट राज। तो ये अपन ने पूरा नाटक पढ़ लिया। अब कुछ अति महत्वपूर्ण है वो भी देख लेते हैं कि भारतेंदु नाम से कविता किसने लिखी। भारतेंदु नाम से कविता, मैं कविता की बात कर रहा हूँ। भारतेंदु नाम से कविता लिखी थी नागा अर्जुन ने। किसने लिखी थी? नागा अर्जुन ने भारतेंदु नाम से कविता लिखी थी। जबकि भारती का सपूत ये उपन्यास किसने लिखा? ये था उपन्यास, ये लिखा था रांगे राघव ने। किस पर लिखा था? भारतेंदु जी पर लिखा था उपन्यास भारती का सपूत। रांगे राघव ने भारती का सपूत उपन्यास लिखा। किस पर लिखा था? भारतेंदु जी पर। दोनों बात आगे समझ में, वापस बोल रहा हूँ। नागा अर्जुन ने भारतेंदु पर कविता लिखी थी भारतेंदु नाम से, ठीक है। जबकि रांगे राघव ने भारतेंदु जी पर उपन्यास लिखा था भारती का सपूत। अब
भारतेंदु जी ने नाटक की क्या परिभाषा दी? नाटक की परिभाषा दी थी कि नाटक क्या है, कि काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक कहते हैं। भारतेंदु जी नाटक की क्या परिभाषा दी थी कि काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक कहते हैं। नाटक क्या है? तो काव्य के सर्वगुण संयुक्त जो खेल होता है वही नाटक होता है। जबकि रामविलास शर्मा ने क्या परिभाषा दी? रामविलास शर्मा ने दी है कि मेलों ठेलों में नाटक खेलना आज भी सभ्यता को अखरता है। यानी कि मेले और ठेलों में जो नाटक खेलना है वो आज भी सभ्यता को अखरता है। ये किसने परिभाषा दी थी? रामविलास शर्मा ने। तो रामविलास शर्मा ने क्या परिभाषा दी है कि मेलों ठेलों में नाटक का खेलना आज भी सभ्यता को अखरता है। यह कहा था रामविलास शर्मा ने। जबकि काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक किसने कहा था? भारतेंदु जी ने। अब भारतेंदु जी का एक अधूरा नाटक था रत्नावली। उसकी भूमिका में भारतेंदु जी ने लिखा है कि शकुंतला के सिवाय सब नाटकों में रत्नावली नाटिका बहुत अच्छी है। यानी कि शकुंतला के सिवाय सब नाटकों में रत्नावली जो नाटिका है वो बहुत अच्छी है, पढ़ने वालों को आनंद देने वाली है। इस हेतु मैंने इसी नाटक का तजुर्बा किया है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? भारतेंदु जी ने कहा था। रत्नावली की भूमिका में लिखा है कि शकुंतला के सिवाय सब नाटकों में रत्नावली नाटिका की बहुत अच्छी है, पढ़ने वालों को आनंद देने वाली है। इस हेतु मैंने इसी नाटक का तजुर्बा किया है। आगे समझ में? फिर गोवर्धन दास जी का ये कथन है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गोवर्धन दास जी का कथन है। ठीक है, इसी से हमारा ये नाटक समाप्त होता है। इतना कठिन भी नाटक नहीं है। गुरु होता है जिसके दो शिष्य हैं, वो भीख मांगने के लिए पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में भेजते हैं, गोवर्धन दास और नारायण दास। तो नारायण दास तो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जबकि गोवर्धन दास अंधेर नगरी में जाता है और वहाँ पे सस्ती मिठाइयाँ वगैरह मिलती है तो वो खाता है और वहीं पे रहने की बात करता है। जबकि नारायण दास तो गुरु के साथ में आ जाते हैं। जबकि गुरु कहते हैं कि ज़्यादा लोभ भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोभ पाप का मूल मंत्र है, फिर भी वो नहीं मानता है। फिर अंत में एक कुल्लू बनिया के घर में दीवार गिरने से बकरी की मौत हो जाती है। फिर वो बनिया फरियाद लेके राजा के पास यानी कि चौपट राजा के पास जाता है। तो चौपट राजा जो कोतवाल घासीराम होता है उसको फांसी की सजा सुनाई दी जाती देते हैं और उसका फंदा मोटा होने के कारण के ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो इसके गले में आ सके। तो जंगल में जाते हैं सिपाही और गोवर्धन दास को पकड़ के ले आते हैं। फिर गोवर्धन दास के गले में वो फंदा डालते हैं। तब गोवर्धन दास अंत में गुरुजी को याद करते हैं और गुरुजी वहाँ पे प्रकट होते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे बचा लो, मैं आपकी बात नहीं मानी। तो फिर गुरुजी एक उपाय सुझाते हैं। महंत जी जो उसका गुरु होता है ना, महंत जी, वो एक उपाय ढूंढते हैं और कहते हैं कि ये फांसी का फंदा नहीं है, ये तो स्वर्ग का फंदा है। जो इस फंदे पे लटकेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो अंत में वो अंधेर नगरी का चौपट राजा होता है, मूर्खतापूर्ण जिसको माना जाता है, वो लटक जाता है और खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे करके गुरु एक शिष्य की जान बचा लेता है। ठीक है, यहीं पे अपन नाटक समाप्त करते हैं। उसके बाद में कल दूसरा नाटक पढ़ेंगे, भारत की दुर्दशा। ये भी भारतेंदु जी का दूसरा नाटक है। ठीक।